Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का थर्ड वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, साथ ही साथ हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर और कैसे नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था, जिसे बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया गया, जो भगीरथी रिवर के किनारे एक प्लासी जगह है जहां पर लड़ा गया था। इसलिए इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया, बैटल ऑफ प्लासी। पलाशी में लड़ा गया इसलिए बैटल ऑफ प्लासी। और इस लड़ाई में किसकी जीत हुई है, नवाब की, नवाब सिराजुद्दौला की जीत हुई है, उसको हमने पढ़ा था। चलिए हम उसको डिटेल में जानते हैं और उसके आगे क्या हुआ इन सब की बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, नवाब ने ब्रिटिशर से कहा, जो नवाब हैं कौन है, नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए। अब ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ब्रिटिशर लोग जहां जहां ट्रेड करते थे वहां अपना किला बनाते थे और उस किले में खूब सारे हथियार वेपन जमा करते थे, है ना। तो राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने कहा ब्रिटिशर को कि आप सिर्फ ट्रेड करिए, आप कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई गोला बारूद जमा नहीं करेंगे और फोर्ट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। राजा की कही गई बात कि फोर्टिफिकेशन को रोको, ब्रिटिशर ने इस बात को मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने इस बात को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम अपनी मर्जी से रूल करेंगे, हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। अब जब राजा ने एक बार ये ऑर्डर दे दिया तब भी ब्रिटिशर्स नहीं सुने, तो राजा ने अपने ऑफिशियल्स यानी अपने मंत्री, अपने दूत को भेजा वहां कि वो लोग क्या करें, जाके राजा की बात को फिर से ब्रिटिशर्स को कहें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने लगातार राजा की बात को अनसुनी किया, राजा की इंसल्ट की, इवन उनके ऑफिशियल्स की भी इंसल्ट किया करते थे, है ना, कि हम तुम्हारे राजा की बात सुनेंगे, हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे और साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन भी कैरी ऑन रखा, यानी लगातार किले बनाते गए, गोला बारूद हथियार जमा करते गए। तो फाइनली राजा जब लिमिट के बाहर राजा गुस्सा हो गया, यानी राजा ने देखा कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो राजा ने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, अटैक किया। ब्रिटिशर की एक जो फैक्ट्री थी, नवाब अटैक इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार में ब्रिटिशर की जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री पे अटैक किया राजा ने, नवाब सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था मीर जाफर। वो राजा की सेना को लेके गया और ब्रिटिशर्स की सेना को वहां पे हरा दिया और उस पूरे सेना को, उस पूरे फैक्ट्री को, जो ब्रिटिशर की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री, उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी में किसकी जीत हुई है, हमारे नवाब सिराजुद्दौला की जीत हुई है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। ये नवाब सिराजुद्दौला जीत तो गए यहाँ पर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि वो हार चुके हैं, When East India Company saw that they are defeated, जब उन्हें लगा कि वो हार चुके हैं तो उन्होंने फिर से अपनी और बड़ी सेना भेजी अपनी फैक्ट्री को वापस देने के लिए। उन्होंने उस बार क्या किया, अपनी सेना के साथ अपने सबसे बहादुर और एकदम होशियार कमांडर को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने क्या किया, अपने बहादुर कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत ही होशियार था, है ना, बहुत ही मक्कार आदमी था, उसे भेजा, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि जाओ हमारी फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत कर वापस लाओ, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसे किसने छीन लिया है, नवाब सिराजुद्दौला ने छीन लिया है। जो रॉबर्ट क्लाइव जो आया नवाब के खिलाफ लड़ने, है ना, ही केम टू फाइट अगेंस्ट द नवाब, लेकिन उसने राजा से पहले लड़ाई नहीं लड़ी। उसने क्या किया, राजा का जो कमांडर है यानी कि मीर जाफर, जिसने फैक्ट्री को कब्जे में दिया था, उस मीर जाफर को ही अपने साथ कर लिया। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया, उसने कहा कि हम नवाब सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो तुमको राजा बना देंगे, बस तुम हमारा सपोर्ट करो। तो ये जो मीर जाफर है, राजा का कमांडर, सेनापति, वो रॉबर्ट क्लाइव के ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों में आ गया। उसे लगा कि मैं तो सिर्फ एक कमांडर हूं, अगर इनकी बात सुनूंगा तो मुझे क्या बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। इसलिए वो किसके साथ मिल गया, ब्रिटिशर के साथ मर्ज हो गया और उसने क्या किया, नवाब के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। यानी राजा का सैनिक, राजा का सेनापति किसके खिलाफ हो गया, राजा के खिलाफ हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कौन हारेगा, यहाँ पे नवाब डिफीट हो जाएगा। और हुआ भी यही, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर उसका खुद का कमांडर ने मिल के हरा दिया राजा को, और राजा की डेथ हो गई इस लड़ाई में। और पूरी तरह से इस एरिया पर, पूरे बंगाल पे किसका कब्जा चला गया, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। ब्रिटिशर्स ने एज ए वादा प्रॉमिस किया था कि रॉबर्ट क्लाइव जब जीत लेगा किसको, नवाब सिराजुद्दौला को, तो किसको बना देगा राजा, मीर जाफर को बना देगा।
और हुआ भी यही, मीर जाफर को क्या बना देगा, राजा बना देगा। लेकिन वो रूलर नहीं था, वो क्या था, पपेट रूलर था। इसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। क्या है बैटल ऑफ प्लासी? राजा ने ब्रिटिशर से कहा कि वो फोर्टिफिकेशन रोक दे, ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू डू सो। तो राजा जब परेशान हो गया, राजा की इंसल्ट, उनके मंत्री की, उनके ऑफिशियल्स की इंसल्ट हो गई, तो राजा ने परेशान होकर ब्रिटिश फैक्ट्री पे अटैक कर दिया और ब्रिटिश फैक्ट्री को जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, लेकिन बाद में उस डिफीट के बदले में, उस हार से बौखला के गुस्से में आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से अपनी सेना भेजी और इस बार कमांडर किसको भेजा, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ मिल गया, मीर जाफर के साथ मिल गया और मीर जाफर को अपने साथ करके राजा को हरा दिया और फिर से इंग्लिश फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही साथ नवाब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई इस हार में और नया पपेट रूलर बनाया गया, किसको, मीर जाफर को। अब हम बात करेंगे डिटेल में पपेट रूलर क्या होता है और साथ ही साथ नेबॉब्स क्या होते हैं, इन दो टर्म की हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हमें बात करनी है दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, एक है पपेट रूलर, दूसरा है नेबॉब्स। इन दो टर्म का बार बार इस चैप्टर में जिक्र होगा, इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको इन दो टर्म को बहुत ही डिटेल में समझ लेना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं पपेट रूलर की। तो क्या होता है पपेट रूलर? पपेट रूलर का मतलब होता है, पपेट का मतलब जानते हैं कठपुतली। कठपुतली मतलब गुड़िया, गुड्डे जैसा, डॉल जैसा होता है जिसमें ऐसा धागा बंधा होता है और लोग अपने हाथों से उसको नचाते हैं, यानी उस धागा उसके हाथ में बंधा हुआ होता है, एक हाथ धागा खींचा तो हाथ उड़ जाता है, यानी उसको जैसे चाहे उस गुड्डे को, उस डॉल को, गुड्डे गुड़िया को क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं ना, जैसा चाहे वैसा काम करा सकते हैं। तो यही पपेट रूलर होता है। रूलर मतलब राजा, ऐसा राजा जो कठपुतली की तरह है, यानी है तो वो राजा लेकिन उससे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसे कहा जाता है क्या, पपेट रूलर, यानी कठपुतली वाला राजा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो मीर जाफर है उसको पपेट रूलर ही बनाया था। उसको राजा तो बना दिया लेकिन वो राजा था सिर्फ नाम का। सारे काम, जो सारे डिसीजन लेना है, कौन लेता था, ब्रिटिशर्स। यानी राजा सारे फैसले लेगा लेकिन किसके कहने पे, ब्रिटिशर्स। राजा अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, यानी ऐसा रूलर जो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करता हो उसे क्या कहा जाएगा, पपेट रूलर कहा जाएगा। और पपेट रूलर बनाने से ब्रिटिशर्स का क्या फायदा है, पपेट रूलर क्या करेगा, ब्रिटिशर्स को कंसेशन देगा, ब्रिटिशर्स से टैक्स नहीं लेगा, ब्रिटिशर्स को हर चीज में छूट देगा, वो फोर्टिफिकेशन करने देगा, कभी ब्रिटिशर को उनके काम करने से रोकेगा नहीं। तो ये फायदा था ब्रिटिशर्स को, इससे उन्होंने क्या बनाया, मीर जाफर को पपेट रूलर बनाया। एज ए प्रॉमिस किया था उन्होंने कि बैटल ऑफ प्लासी में जब वो हराएंगे किसको, राजा को हरा देंगे, तब ये सारी बातें हुई थी। ठीक, और दूसरा जो हमारा टर्म है वो है नेबॉब्स। अब ये नेबॉब्स क्या होता है, नेबॉब मतलब कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ऑफिसर जो इंडिया में काम करते थे, यानी जो इंडिया में जिनकी ड्यूटी थी, इंडिया में पुलिस वाले, आर्मी ऑफिसर थे वो, तो इंडिया से खूब सारा रिसोर्स लूट कर, खूब सारा पैसा लेकर जमा करके जब वो अमीर हो जाते थे तो अपने देश इंग्लैंड, ब्रिटेन वापस जाते थे। और जब वो अपने देश जाते थे तो वहां पर अपनी अमीरीगिरी, अपना अमीरीपन या अपनी वेल्थ जो है वो शो करते थे, अपनी रिचनेस शो करते थे, यानी पूरे समाज में शो ऑफ करते थे अपने वेल्थ की। वो कंपनी ऑफिशियल जो इंडिया से रिटर्न होने के बाद अपनी वेल्थ शो ऑफ करते थे उसे कहते थे नेबॉब्स। नेबॉब्स का मतलब वो व्यक्ति जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की सेना में है, इंडिया से खूब सारा पैसा लूटा है, अमीर बना है और अपने देश ब्रिटेन जाके उस पैसे का क्या कर रहा है, रौब झाड़ रहा है, सबको दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि मैं कितना अमीर हूं। तो इसी पर्सन को, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नेबॉब्स कहा जाता है। तो ये दो टर्म हमारे पास क्लियर है, पपेट रूलर और नेबॉब्स। तो पपेट रूलर और नेबॉब्स टर्म्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर की। जी हाँ, चलिए हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्या है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। दिस बैटल टुक प्लेस इन 1764। तो ये लड़ाई क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब पहली बार मीर जाफर को राजा बनाया गया पपेट रूलर, जैसा कि हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, जब नवाब सिराजुद्दौला हार गया क्योंकि मीर जाफर किसके साथ मर्ज हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था कि मीर जाफर उनकी हेल्प करेगा, तो नवाब की जगह किसको राजा बनाएंगे, मीर जाफर को राजा बनाएंगे, पपेट रूलर बनाएंगे। तो जब नवाब सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफर क्या बन गया, पपेट रूलर बन गया, उसको पपेट रूलर बना दिया गया। लेकिन जब वो पपेट रूलर बना मीर जाफर, तो शुरुआत में उसे लगा कि वो खूब रूलर की तरह पावर एंजॉय करेगा, लेकिन वो तो था एक पपेट रूलर ही। ब्रिटिशर उससे क्या करते हैं, मन मर्जी का काम कराते हैं, बार बार ब्रिटिशर उसको ऑर्डर देते हैं ऐसा करो वैसा करो। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया मीर जाफर, है ना। मीर जाफर गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड अपोज्ड इंडिया कंपनी, यानी वो था तो पपेट रूलर लेकिन बहुत परेशान हो गया ब्रिटिशर्स की बदतमीजी और उनके ऑर्डर्स की वजह से, और उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपोज कर दिया। और जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज किया तो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके खिलाफ लड़ाई कर दी, यानी जो मीर जाफर है, ही गॉट डिफीटेड द बैटल ऑफ बक्सर। यानी मीर जाफर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज किया है, अपोज करने के बाद जो लड़ाई हुई, ब्रिटिशर्स ने जो मीर जाफर को हराया, उसे ही कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। व्हेन मीर जाफर अपोज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड हिम
means Mir Zafar, then this battle is known as Battle of Buxar. This battle came to be known as Battle of Buxar. ठीक है, तो मीर जाफर ने अपोज किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफर को हरा दिया। अब मीर जाफर हार गया तो अब नया पपेट रूलर चाहिए, तो वो मीर जाफर का ही चचेरा भाई था मीर कासिम, है ना, ही वाज द कजिन ऑफ मीर जाफर। तो मीर कासिम को क्या अपॉइंट कर दिया, नया पपेट रूलर ना। मीर कासिम वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू पपेट रूलर बाय EIC। पहले नवाब सिराजुद्दौला, उसकी जगह पे मीर जाफर। अब मीर जाफर ने अपोज किया, उसको भी हरा के किसको लाया, मीर कासिम को लाया। तो मीर कासिम ही पहले बहुत खुश हुआ कि मुझे रूलर बना देगा, फिर वो भूल गया था कि वो क्या है, पपेट रूलर ही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से वही सारी बातें की, फिर से राजा को अपोज किया, राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसको ऑर्डर दिए, उसकी इंसल्ट की। तो इससे क्या हुआ, मीर कासिम भी फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने भी बिल्कुल मीर जाफर की तरह फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का किया, अपोज किया। और जब मीर कासिम ने भी मीर जाफर की तरह अपोज किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी मीर जाफर की तरह हरा दिया और फिर से किसको पपेट रूलर बनाया, मीर जाफर को पपेट रूलर बनाया। क्योंकि मीर जाफर को समझ में आ गया था कि अगर वो अपोज करेगा तो जेल में जाएगा, तो मारा जाएगा, कम से कम पपेट रूलर है तो कम से कम राजा बनने तो मिल रहा है। इसलिए मीर जाफर फिर से क्या बन गया, पपेट रूलर बन गया। तो ये पूरी कहानी आप बिल्कुल धीरे से और क्लियरली समझ के रखिए कि जो बैटल ऑफ बक्सर क्या है, जब मीर जाफर ने ब्रिटिशर का अपोज किया पपेट रूलर बनने के बाद, तो ब्रिटिशर ने जिस लड़ाई में उस मीर जाफर को हराया उसे ही कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफर के हारने के बाद किसको पपेट रूलर बनाया गया, मीर कासिम को बनाया गया। और मीर कासिम ने भी जब अपोज किया मीर जाफर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो मीर जाफर को फिर से क्या बना दिया, पपेट रूलर बना दिया गया और मीर कासिम को फिर से हटा दिया गया। तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला की जगह लिया मीर जाफर ने, मीर जाफर के लिया मीर कासिम ने उसकी जगह ली, और मीर कासिम की जगह फिर से कौन आ गया, मीर जाफर आ गया। तो ये हमारा बैटल ऑफ बक्सर। अब हम इसके बाद बात करेंगे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के बारे में। कौन सी उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से इंडियंस क्या हो रहे थे, एंग्री हो रहे थे, और कौन से पॉलिसीज लगाकर ब्रिटिशर्स इंडियन किंगडम्स को, इंडियन राजा की टेरिटरी को हड़प रहे थे, हम उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। सब्सिडी अलायंस एक ऐसा रूल है, एक ऐसी पॉलिसी है, नियम है, जिसे किससे बनाया था, लॉर्ड वेजली ने 1798 से 1805 के बीच। जो लॉर्ड वेजली है उसी ने ये रूल बनाया था। अब लॉर्ड वेजली कौन है, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ना, ब्रिटेन से भेजा हुआ एक आर्मी का हेड है जो इंडिया को कंट्रोल करता है। ही वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805, यानी 1798 से 1805 तक वो इंडिया का क्या रहा, गवर्नर जनरल रहा। उसी ने ये लॉ बनाया है, ठीक, कि आप कौन सा लॉ, सब्सिडी अलायंस का लॉ। ठीक, अब इस सब्सिडी अलायंस में होता क्या था इस रूल के हिसाब से, कौन सी शर्तें थी, कौन सी बातें इंडियंस को फॉलो करनी थी, क्या बातें थी इन शर्तों में, उसकी हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से कोई भी इंडियन राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता। इस रूल के हिसाब से कोई भी इंडियन राजा, इंडियन किंग, इंडियन रूलर अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, है ना। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप आर्मी, वो अपनी खुद की आर्मी रखना नहीं सकते थे। ठीक, दूसरी बात, अब आर्मी नहीं रख सकते तो अपने देश के, अपने कंट्री की टेरिटरी की रक्षा तो करनी है। अपने सारे फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं कंट्री में, राज्य में, स्टेट में, उसको तो चलाना है, उसके लिए हेल्प के लिए तो आर्मी चाहिए ही। तो आर्मी कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगी। यानी पहला, इस रूल में पहला टर्म यह है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप आर्मी। पहला शर्त है कि इंडियन लोग अपनी आर्मी नहीं रख सकते, इंडियन राजा कोई अपनी आर्मी नहीं रख सकता। दूसरी शर्त ये क्या है इस नियम में, कि जो भी आर्मी प्रोवाइड होगी वो कौन करेगा, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इंडियन लोग आर्मी तो रख नहीं सकते, लेकिन काम करने के लिए आर्मी तो चाहिए, तो आर्मी प्रोवाइड कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइड आर्मी टू रूलर्स। इन रूलर्स को आर्मी कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। और तीसरी शर्त क्या है, अब रूलर्स को बदले में क्या देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आपको आर्मी दे रहे हैं तो आपको क्या देना है, टैक्स देना है। रूलर्स हैड टू पे टैक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, एक समय ऐसा था ब्रिटिशर्स टैक्स देते थे इंडिया को, इंडियन रूलर्स को। अब उन्होंने इस तरह से कब्जा कर लिया है कि अब इंडियंस को टैक्स देना पड़ रहा है, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो यही है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो तीसरी शर्त ये थी कि इंडियन रूलर्स को क्या देना पड़ेगा, बदले में टैक्स देना पड़ेगा, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और चौथी शर्त ये है कि अगर टैक्स नहीं दे पाए, मान लीजिए टैक्स नहीं दे पाए इंडियन रूलर कोई, तो क्या होगा, उस इंडियन राजा की पूरी टेरिटरी, पूरा जो राज्य है, किसके राज्य में मर्ज हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के, यानी ब्रिटिशर्स का राज्य हड़प लेंगे। तो मेन मकसद यही था कि आर्मी दो और खूब सारा टैक्स लगा लो, और वो टैक्स नहीं दे पाए तो पूरा क्या कर लो, हड़प लो राज्य। एक तो टैक्स मिलेगा, टैक्स नहीं मिला तो राज्य हड़प लेंगे। और मान लीजिए टैक्स मिलता रहा
तो और आर्मी किसकी है? ब्रिटिशर की। अब राजा चारों तरफ से ब्रिटिश के सैनिक से घिरा हुआ है, उसके सारे सैनिक ब्रिटिशर्स हैं, तो क्या वो राजा की बात सुनेंगे या ब्रिटिशर्स की? बिल्कुल ब्रिटिशर्स की बात सुनेंगे। तो राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस लगाकर पूरी तरह से इंडियन रूलर्स को कब्जे में कर लिया, उनका राज्य हड़प लिया। तो दिस इज सब्सिडी अलायंस। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या सब्सिडी अलायंस? सब्सिडी अलायंस एक रूल है जो किसने बनाई है? लॉर्ड वेजली ने बनाई है। अब लॉर्ड वेजली कौन है? ही वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। वो 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था इंडिया में। ठीक, इसने जो सब्सिडी लॉ बनाया है, सब्सिडी अलायंस बनाया है, उसके हिसाब से कुछ शर्तें थी। क्या कहता है सब्सिडी अलायंस? पहला कि कोई भी इंडियन रूलर अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर आर्मी। दूसरी बात, आर्मी रख नहीं सकता तो आर्मी तो चाहिए हेल्प के लिए, तो आर्मी कौन प्रोवाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइड आर्मी टू दैट रूलर्स, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइड आर्मी टू द इंडियन रूलर। तीसरी बात, आर्मी देने का बदले में ब्रिटिशर्स को भी कुछ चाहिए, तो इंडियन रूलर हैड टू पे टैक्स टू ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न ऑफ आर्मी, है ना। आर्मी मिली है तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और चौथा शर्त ये कि अगर कोई राजा टैक्स देने में फेल हो जाता है, इफ एनी किंग इज अनेबल टू पे टैक्सेस देन हिज और हर टेरिटरी विल बी मर्ज विथ ब्रिटिशर्स, है ना। कोई भी नवाब किंग रूलर जो है अगर नहीं दे पाता है पैसा टैक्स, तो उसका राज्य, उसकी टेरिटरी कौन हड़प लेगा? ब्रिटिशर्स हड़प लेगा। और यही मकसद था ब्रिटिशर्स का, या तो टैक्स पा लिया जाए, या तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, या फिर किंग को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाए अपने सैनिकों की वजह से। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या है? पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया है। ट्रेड से टेरिटरी तक वो पहुंच चुके हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, बाकी काम पढ़ेंगे अपने आने वाले 4th पार्ट में। तो चलिए देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।